रात के 8 बज रहे थे। रमा जी बार बार दरवाजे की तरफ निहारे जा रही थी और अब कब 8 से 9 और 9 से 10 बज गए पता ही नहीं चला। एक एक मिनट रमा जी के लिए भारी हो रहा था, पर अब तक बेटी तन्वी का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने कई बार फोन भी करने की कोशिश की, पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। बाहर आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये देख रमा जी की चिंता और बढ़ गई। हे भगवान, कहाँ रह गई मेरी बच्ची? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? सोचते ही मन तरह तरह की आशंकाओं से भर गया। उसने तुरंत जाकर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उसे सही सलामत घर पहुंचा देना। प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तन्वी डॉक्टर थी और गुड़गांव के एक बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। यूं तो हर रोज लगभग 9 बजे के आसपास घर आ जाया करती थी, परंतु आज रविवार है और आज के दिन वह गरीब बस्ती में फ्री में इलाज करने जाती थी। वह अपना काम निपटाकर 8 बजे तक घर आ जाती थी, पर आज पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। अगर कभी देर हो जाती थी तो फोन कर बता देती थी कि आने में समय लगेगा, पर आज तो ना उसने कुछ कहा और ना ही कोई फोन आया। रमा जी पूजा रूम से निकलकर एक बार फिर खिड़की से बाहर झांकने लगी, परंतु बाहर तेज बारिश की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रमा जी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर से तन्वी को फोन लगाया, पर इस बार भी नहीं लगा। तब उन्होंने खुद को तसल्ली दी, आज बहुत तेज बारिश हो रही है, हो सकता है इसी वजह से कहीं अटक गई होगी। फिर भी इतना समय कहाँ लग गया, सोचकर उनकी धड़कनें तेज हो गई। बुरे ख्याल मन से जा ही नहीं रहे थे। वह ध्यान बटाने के लिए कमरे में ही इधर से उधर कमरे को नापने लगी। तभी दरवाजे पर खट खट की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोला तो सामने तन्वी थी। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही तन्वी ने तुरंत उन्हें गले से लगा लिया। माँ की बढ़ी हुई धड़कनें, उनकी घबराहट देखकर तन्वी को समझते देर नहीं लगी। तन्वी ने माँ से अलग होते हुए कहा, आप क्यों इतना घबरा रही हैं? मैं ठीक हूँ। बोलते हुए तन्वी अंदर आई और सोफे पर अपना बैग रख दिया। कहाँ रह गई थी अब तक? इतनी देर क्यों हुई? रमा जी ने जरा गुस्से से पूछा। तन्वी अभी कुछ बोलती उससे पहले ही रमा जी ने एक बार फिर कहा, देखो मैं फिर कहती हूँ, अब रविवार को काम करना बंद कर दो, घर पर ही रहो मेरे साथ। मेरे लिए भी थोड़ा समय निकालो, मैं भी अकेले परेशान हो जाती हूँ। माँ, आप इतना क्यों नाराज हो रही हैं? आज देर हो गई, पर किस लिए हुई ये भी तो सुनो। और मैं यह काम क्यों छोड़ दूं? आप जानती हैं ना, मुझे अच्छा लगता है बस्ती में जाना, उन्हें देखना। इससे मुझे कितना सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। हाँ जानती हूँ, पर अब कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो लोगों की सेवा करना और ये पुण्य कमाना। कुछ नहीं होता इन सबसे। बाहर लोगों की सेवा करो और घर में माँ अकेली पड़ी रहती है। ये तुम्हें अच्छा लगता है? मम्मी बस ना, क्यों इतना नाराज हो रही हो? अब आगे से ऐसा नहीं होगा और आज भी देर नहीं होती। अगर मैं ऐसे कैसे यकीन करूं कि आगे से देर नहीं होगी? क्यों यकीन करूं तुम पर? माँ, जब आप मेरी बात सुनेंगी तो आपको तुरंत यकीन हो जाएगा। फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी और आप खुद बोलेंगी, बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रही है, और मुझे घर पर बैठने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगी। सुनकर रमा जी चुप रह गई। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बताती हूँ, बोलकर तन्वी फ्रेश होने चली गई। रमा जी को भी बेटी पर पूरा भरोसा था, तो वह अब सामान्य रही। तन्वी खाना लगाते हुए बोली, पता है आज शाम को जैसे ही बादल गिरने लगे मैं तुरंत वहां से निकल गई। अभी कुछ ही दूर निकली थी कि तेज बारिश होने लगी। खाली सड़क पर मैं कार तेजी से भगा रही थी, तभी अचानक सामने एक बूढ़ी औरत मेरी कार के सामने आ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वह कार के नीचे आ गई, फिर जब मैंने बाहर आकर देखा तो वह नीचे गिरी थी और बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन्हें मोबाइल की लाइट में देखा। उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई थी, पर शायद डर के मारे वह बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर तक जब उन्हें होश नहीं आया तो मैंने तुरंत उसे कार में बिठाया और पास के हॉस्पिटल में ले गई। तो क्या हुआ, होश आया उन्हें? हाँ माँ, उन्हें होश तो आया, पर वो अभी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जब चोट नहीं लगी तो फिर अचानक ऐसी हालत कैसे हो गई? माँ, क्योंकि वह बहुत बुजुर्ग और कमजोर है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैंने ही उनका इलाज किया, उनके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं था। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? माँ ने खाना परोसते हुए पूछा। जो देखा वही बोल रही हूँ माँ, और सच बोल रही हूँ। अब कल जाकर देखती हूँ उनकी तबीयत कैसी है। अगर सुधार नहीं हुआ तो उन्हें लेकर अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगी। ठीक है बेटी, और हाँ, उनसे पूछ लेना
कौन है, कहाँ रहती है, फिर उन्हें सही सलामत घर भी छोड़ देना। ठीक है माँ, उन्हें सही सलामत उनके घर पहुँचा दूंगी। तन्वी ने एक खाने का कोर अपने मुंह में लेते हुए कहा। एक पल के लिए चुप्पी छा गई। दोनों माँ बेटी चुपचाप खाना खाने लगी। खाते खाते रमा जी कुछ सोच रही थी। क्या हुआ माँ, आप कहाँ गुम हो गई? सोच रही हूँ आखिर कौन होगी वह महिला जो इतनी बारिश में सड़क पर घूम रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। कौन है वो, कहाँ से आई होगी? तो डॉक्टर है या माइंड रीडर? यूं तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, लेकिन आपके केस में मैं दोनों हूँ। हर चीज आप बहुत ज्यादा सोचने लगती हो, इसीलिए आपको कुछ बताने का मन नहीं करता। अब कल उन्हें होश आ जाएगा तो पूछ लूंगी, और जहाँ उनका ठिकाना होगा वहाँ पहुँचा भी दूंगी। अब शांत रहिए। माँ फिर कुछ बोलने लगी, तब तन्वी ने चुप करा दिया। बस माँ, अब टॉपिक चेंज करते हैं। अभी अभी आपने कहा कि हम दोनों को साथ में थोड़ा समय बिताना चाहिए, और अभी आप एक ही बात को पकड़ कर बैठी हैं। इतनी रात को आई हूँ, आपने एक बार भी मेरे या मेरे काम के बारे में नहीं पूछा। कैसा रहा मेरा दिन, कैसे थे आज के पेशेंट? अरे मेरी बच्ची, वह सब तो मैं तुमसे रोज बातें करती हूँ, और ये तो रोज की टॉपिक, लेकिन आज तुमने जो कुछ कहा वह अलग और सोचने वाली बात है। बस इसीलिए सोचने लगी। ठीक है, अब आप ज्यादा मत सोचो। बारिश बहुत हो रही है, आपको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लगती है, तो मैं हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, हम दोनों साथ में पियेंगे। बेटी तू जानती है ना, मुझे हल्दी वाला दूध पसंद नहीं, तो तू पी लेना, मैं सादा दूध ही पी लूंगी। माँ, आपने जितनी देर में ये सब कहा उतनी देर के लिए मैं बहरी हो गई थी, तो मैंने कुछ नहीं सुना। हाँ, इससे पहले मैंने क्या कहा वह मुझे बराबर याद है। तो मैंने जो कहा आप करेंगी। तो मेरी बेटी है, तुम्हें मेरी बातें माननी चाहिए, पर हर वक्त अपना रोल चलाती है मेरे ऊपर, और मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है माँ, तो माननी ही पड़ेंगी। दोनों माँ बेटी बहस कर रही थी कि तभी तन्वी का फोन बजा। लो बात करो, आ गया आपकी लाडली बेटी का फोन। अब मुझसे ज्यादा अपनी बड़ी बेटी से नसीहतें सुनो। अरे पहले ही तू बड़बड़ करने लगी, फोन तो उठा। हाँ बोलो। अरे मैं क्या बोल रही हूँ? बहन सोनिया अभी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही तन्वी ने कहा, यही कि बारिश बहुत हो रही है, माँ को जल्दी सर्दी लगती है, उनका ख्याल रखना, हल्दी दूध देती रहना, दवाई समय पर देना, वरना अपने मन से कभी लेंगी नहीं। यही बोलने वाली थी ना आप? बहन हंसने लगी। अरे मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरी बहन डॉक्टर है, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। दी, मैं तो सोच रही हूँ कुछ मेडिसिन आपके लिए भी लिख दूँ। कौन सी मेडिसिन और किस लिए बहन? मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। अरे दी, यादाश्त बढ़ाने वाली, दिन पर दिन आपकी यादाश्त कमजोर होती जा रही है ना, इसके लिए। अच्छा, तो तुम मुझे भुलक्कड़ बोल रही हो? शुक्र है बहन की तो सामने नहीं है, नहीं तो अच्छे खासे पीट जाती, वैसे ही जैसे बचपन में पीट देती थी, उससे भी खतरनाक। चलो चुप करो, अब मैं वह छोटी बच्ची नहीं रही कि आपसे पिट जाऊंगी। बोलकर दोनों बहनें हंसने लगी। अच्छा लो माँ से बात करो। हाँ बोलो बेटा, रमा जी ने कहा। माँ अपना ख्याल रखिएगा। अरे मैं ठीक हूँ बेटा, और तेरी बहन जो है मुझे कुछ होने देगी? तू बता कैसी है, घर में सब कैसे हैं, बच्चे दामाद जी? हाँ माँ सब ठीक हैं, और आपको भी ठीक रहना ही होगा, आपके अलावा और हम बहनों का इस दुनिया में है ही कौन? अरे मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी देर रात हो गई है, फोन रखो, तन्वी को कल सुबह हॉस्पिटल पे जाना है। हाँ माँ, बोलकर दोनों ने फोन रख दिया। इधर तन्वी तब तक 2 गिलास हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई, एक खुद लिया और एक माँ की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने दूध पीते हुए 5-10 मिनट टीवी देखा, फिर अपने कमरे में सोने चली गई। सोते सोते रमा जी ने एक बार फिर कहा, बेटी कल जैसे ही बूढ़ी अम्मा को होश आए तो उनका नाम पता पूछना। मैं तो कहती हूँ कल मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, देख लूंगी उन्हें। माँ मुझे लगता है आपको बताकर मैंने गलती कर दी, मुझे समझ में नहीं आता आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? अरे मैंने कहा ना, जैसे ही उनको होश आएगा मैं उनसे पूछकर वहाँ उनको सही सलामत छोड़ दूंगी। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है क्या? माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। माँ अगर ऐसा रहता तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती ही नहीं। अब चुपचाप सो जाओ, पूरी दुनिया के बारे में सोचने के लिए यही बैठी है। अब की बार तन्वी ने थोड़े गुस्से में कहा तो रमा जी कंबल ओढ़कर चुपचाप सो गई। बाहर अभी भी खूब तेज बारिश हो रही थी। तन्वी अपने फोन में व्यस्त हो गई। इधर रमा जी कंबल के नीचे सोने की कोशिश तो कर रही थी, पर दिमाग में वह बुढ़ी अम्मा ही घूम रही थी। और सबसे बड़ी बात कि उनके दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी कि पिछले कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। यह बात उन्हें बार बार कचोट रही थी। हे भगवान,
वो जो भी है उसे अपने परिवार से, अपनों से मिला देना। रमा जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए नींद के आगोश में समा गई। अगली सुबह तन्वी जरा जल्दी उठकर तैयार हो गई। वह घर से अस्पताल के लिए निकलने लगी कि एक बार फिर रमा जी बोलने को हुई, परंतु उससे पहले ही तन्वी ने कहा, माँ मुझे सब याद है, और हाँ, पहले मैं उन अम्मा से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगी, उसके बाद ही काम पर जाऊंगी। बेटा मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं माँ, हॉस्पिटल क्यों जाओगी? जरूरत क्या है आपको? आपकी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। अगर आपको उनसे मिलना ही है तो एक बार वह ठीक होकर घर चली जाती है, फिर मैं आपको उनके घर ले जाकर मिलवा दूंगी। बस खुश? हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं उनके घर जाकर ही मिल लूंगी, माँ ने अब थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद तन्वी घर से निकल गई और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए विदा हो गई। लेकिन अभी भी वह वृद्ध महिला अच्छी तरह से बोल नहीं पा रही थी। अम्मा अब कैसा लग रहा है? अम्मा ने हाथ से इशारा किया कि अब अच्छा लग रहा है, ठीक हूँ। तब उन्हें उठाकर बिठाते हुए हल्का नाश्ता और जूस दिया। माफ कीजिए अम्मा, कल रात आप मेरी कार के सामने गिर गई थी। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मैं आपको देख नहीं सकी, पर इतनी तेज बारिश में आप सड़क पर अकेली कहाँ भागी जा रही थी? अम्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया। आपको पता है, कल रात मैं ही आपको यहाँ पर लेकर आई थी। मुझे लगता है आप काफी हद तक ठीक हो गई हैं और घर जा सकती हैं। तो बताइए आपका घर कहाँ है? मैं छोड़ देती हूँ। और हाँ, कुछ दवाइयाँ मैं दे रही हूँ, आप लेते रहिएगा, कमजोरी दूर हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगी, तन्वी ने कहा। तो अम्मा की आंखों में आंसू आने लगा, जिसे उन्होंने बहने से पहले ही रोक लिया। अम्मा अब आप ठीक हो गई हैं, आपको कहीं चोट नहीं आई है? मुझे लगता है कमजोरी और डर की वजह से आप बेहोश हो गई थी। एक बात और, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं, आपने पिछले कुछ दिनों से खाना क्यों नहीं खाया? अब इस उम्र में कौन सा उपवास कर रही हैं? अम्मा ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। अम्मा नहीं बोलेगी, इन्हें लगता है मैं उनका उपवास तोड़वा दूंगी। इसीलिए तो औरत होकर भी मुझे औरतों की हरकतें आदतें पसंद नहीं आती। ये औरतें अपनी सेहत को नजरअंदाज कर सबके लिए व्रत उपवास करेंगी, सबके बारे में सोचेंगी, पर अपने बारे में सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है। देखो तो इनका पैर कब्र में लटक रहा है, लेकिन नहीं, उपवास जरूर करेंगी। और पूछ रही हूँ तो बोल भी नहीं रही हैं। मन ही मन बोलकर तन्वी दाएं बाएं सिर हिलाकर रह गई। तन्वी ने एक बार फिर पूछा, अच्छा आपका घर कहाँ है? कहाँ रहती हैं आप? आपके घर में कोई है तो बताइए, मैं उन्हें फ़ोन करके बुला देती हूँ। तन्वी की बात सुनकर इस बार अम्मा के सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो? मैं आपके घर छोड़ देती हूँ। आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? अब की बार अम्मा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तो फिर जल्दी बताओ आप कहाँ रहती हो? अम्मा ने धीरे से फुसफुसा कर कहा, मंदिर। क्या मंदिर? मंदिर के पास रहती हैं आप? पर कहाँ और किस मंदिर के पास? यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। अच्छा ठीक है, अब उठिए और चलिए मेरे साथ। फिर तन्वी ने अम्मा का हाथ पकड़कर अपनी कार में बिठाया और चल पड़ी उनके बताए रास्ते की तरफ। कुछ देर तक चलने के बाद वह मंदिर आ गया। तब अम्मा ने एक तरफ उतरने के लिए इशारा किया तो तन्वी ने उतार दिया। हाँ बताओ अम्मा, अभी यहाँ से किस गली में घर है आपका? मैं वहाँ छोड़ देती हूँ, मैं चली जाऊंगी बेटा। अम्मा क्या आप मुझे मार खिलवाना चाहती हो अपने घर वालों से? अगर आप फिर गिर गई तो तब तो सच में आपके घर वाले मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। चलिए जल्दी बताइए आप कहाँ रहती हो, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब की बार अम्मा ने बहाना बना दिया कि यही मंदिर में कुछ देर बैठूंगी फिर घर जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी मेरी बच्ची, तुम अपने काम पर जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। देर तो सच में हो रही थी तन्वी को। उसने अम्मा को मंदिर के प्रांगण में बिठा दिया और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में जाते जाते उसने अपनी माँ को फोन लगाया, ये बताने के लिए कि अम्मा ठीक है और वो सही सलामत अपने घर पहुँच गई है। सुनकर रमा जी भी खुश हो गई। करीब 2-3 दिन बाद तन्वी फिर उसी रास्ते से गुजरी कि अम्मा इस समय मंदिर में रहती है तो शायद उनसे मुलाकात हो जाए। एक बार देखती हूँ तबीयत कैसी है उनकी। वह मंदिर के पास जैसे ही रुकी तो अम्मा की नज़र उस पर गई तो वह छुपने की कोशिश करने लगी। तभी अम्मा का पैर फिसला और वो जोर से गिर गई। मुंह से आ निकली तो मंदिर के पुजारी भागकर उन्हें उठाने आए। तब तक तन्वी भी पहुंच गई। क्या हुआ अम्मा, कैसे गिर गई? और जब आपसे नहीं होती है ये पूजा तो क्यों आती हो मंदिर में? घर में क्यों नहीं बैठी? भगवान का नाम और पूजा घर में बैठकर भी लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि मंदिर में ही आकर पूजा करना। घर कहाँ जाएगी, रहेगा तब ना, ये मंदिर ही उनका घर है, यही रहती हैं।
पुजारी ने कहा तो तन्वी शौक हो गई और अम्मा शर्म के मारे इधर उधर देखने लगी। अब तन्वी को एहसास हुआ कि अस्पताल में कोई क्यों नहीं आया, ना ही किसी ने खोज खबर ली। अब तन्वी को उनके बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। लेकिन पंडित जी, इनका कोई ना कोई तो ठिकाना तो होगा था, पर अब नहीं है। उनके बेटे बहू विदेश में रहते हैं और जो घर में रहते हैं वे इन्हें रखने को तैयार नहीं। पिछले कुछ दिनों से यही रहती हैं। मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वही खाती है और यही रात को सो जाती है। बेटा, मैं इसके आगे और कुछ नहीं जानता। अब जो पूछना है अम्मा से ही पूछ लो। सुनकर तन्वी काफी गंभीर हो गई। अब तन्वी को अम्मा से हमदर्दी होने लगी, पर वहां उनके सामने जाहिर नहीं होने दिया। वह उनके पास से हट गई और सोचने लगी कि क्या यह सच है? शायद सच में कोई नहीं है, नहीं तो अब तक कोई ना कोई जरूर आया होता। क्या करूं मैं? इन्हें लेकर अपने घर चली जाऊं? एक बार माँ से पूछती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। परंतु माँ ने फोन नहीं उठाया। तब तन्वी ने बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर अपने घर के लिए विदा हो गई। रास्ते में अम्मा तन्वी को कृतज्ञ नजरों से देख रही थी। क्या हुआ अम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुनकर अम्मा भावुक होते हुए बोली, खूब खुश रहो मेरी बच्ची, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। बोलकर अम्मा ने उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया, जिससे तन्वी को एक अपनेपन का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो कोई खास और गहरा रिश्ता हो तन्वी का। मन हो रहा था अम्मा से पूछे उनके परिवार वालों के बारे में, लेकिन नहीं पूछा, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। बेटा, मुझे देखकर कहीं तुम्हारे घर वाले परेशान हो गए तो? अम्मा ने कहा, वे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप चिंता मत करो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरा नाम तन्वी है और घर में बस मैं और मेरी माँ रहते हैं। 2 बहनें और हैं, उनकी शादी हो चुकी है। भाई नहीं है? नहीं। और पापा? वह बहुत पहले गुजर चुके हैं। और तुम्हारे पैर में क्या हुआ? तुम ठीक से चल नहीं पा रही, चोट लगी है? नहीं, पोलियो है। माँ कहती है मैं जब बहुत छोटी थी तभी मुझे पोलियो हो गया। भगवान भी ना अच्छे लोगों को तकलीफ देते हैं। तन्वी मुस्कुरा कर रह गई। अम्मा भी चुप हो गई। क्या हुआ अम्मा, अब क्या सोचने लगी? मतलब तुम्हारी मम्मी ने अकेले तुम तीनों बहनों को पाला और पढ़ाया लिखाया? हाँ अम्मा, तन्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत हिम्मत वाली जान पड़ती है तुम्हारी माँ। हाँ वो तो है। कुछ इसी तरह बात करते हुए रास्ता कट गया और तन्वी घर पहुंच गई अम्मा को लेकर। घर पर गई तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। माँ शायद बाहर कहीं कुछ सामान लेने गई होगी। उसने अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोला और अम्मा को बेड पर बैठने के लिए कहा। फिर रसोई में जाकर उनके लिए एक गिलास पानी लाई और चाय बनाने लगी। अम्मा ने चाय पीने से इनकार कर दिया तो तन्वी उनके लिए नाश्ता ले आई। अम्मा ने नाश्ता किया और दवाई खाई तो उन्हें नींद आने लगी। तन्वी उन्हें गेस्ट रूम में ले गई और बेड पर सुला दिया। तन्वी ने अस्पताल में फोन कर दिया कि आज जरा आने में देर हो जाएगी। कुछ देर में अम्मा सो गई और तन्वी बरामदे में बैठकर माँ के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब रमा जी आई और तन्वी को घर में देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। क्या हुआ बेटा, तुम वापस आ गई? आज हॉस्पिटल नहीं गई? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या हुआ, क्यों वापस आ गई? और आई तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? तन्वी ने सारी बातें बता दी और ये भी कह दिया कि वह अम्मा को लेकर यहाँ आ गई है। सुनकर माँ ने कहा, बेटा यहाँ लेकर आ गई, वो ठीक तो है, लेकिन उनके घर में अगर कोई भी होगा तो वह कितना परेशान होंगे। नहीं माँ, कोई नहीं है उनके घर में, अकेली रहती है और वह भी मंदिर में। अगर कोई है भी उनके घर में तो अब तक कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? ठीक है, कुछ दिन रहने दीजिए यहाँ पर, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तक मैं देख लेती हूँ, पता कर लेती हूँ, कोई सच में है तो उनके घर छोड़ दूंगी। क्या कहती हो आप? हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन अम्मा कहाँ है? वह अभी आराम कर रही है। पता है, रास्ते भर बहुत प्यार से बातें करती आई हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा उनके साथ कोई पुराना रिश्ता हो। तुम्हें सबके साथ रिश्ता महसूस होने लगता है क्योंकि तुम अच्छी हो, इसीलिए, वरना आजकल का समय नहीं है बेटा, लोग अपनों से रिश्ता नहीं रखते और अनजान से तो बहुत दूर की बात है। हाँ आपका कहना सही है माँ, मैं अभी चलती हूँ। वह उठेंगी तो आप बातचीत कर लेना और कह देना कि मैं शाम को आऊंगी। ठीक है बेटा, तू जा, मैं देख लेती हूँ। तन्वी जब चली गई तो रमा जी ने दरवाजा खोलकर धीरे से उस बूढ़ी अम्मा को देखा। वह कंबल ओढ़कर सो रही थी तो उन्होंने जगाना ठीक नहीं समझा और दरवाजा बंद कर बाहर आ गई। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद मन में आया कि एक काम करती हूँ, उनके लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना देती हूँ, मैं भी खा लूंगी और उन्हें भी खिला दूंगी। फिर वो रसोई में गई और झटपट खाना बनाने लगी। कुछ देर में खाना बन गया, लेकिन अम्मा अब तक नहीं उठी तो रमा जी ने सोचा जाकर उन्हें उठा देती हूँ,
हो सकता है अनजान जगह वह कमरे से बाहर ना निकले। उठेंगी तो खाना खाएंगी, फिर उन्हें अच्छा लगेगा, हमारी बातचीत भी हो जाएंगी। मन में सोचते हुए वह दरवाजा खोल अंदर गई और धीरे से कंबल हटाकर कहा, अम्मा उठ जाइए, खाना खा लीजिए। अम्मा कुछ जवाब देती उससे पहले ही रमा जी ने फिर कहा, अम्मा उठिए, मैं तन्वी की माँ हूँ, आप ठीक हैं, उठिए खाना खा लीजिए। ये बोलकर रमा जी ने कंबल हटा दिया। फिर उनकी बाह पकड़ जैसे ही उन्हें उठाकर बिठाया कि अम्मा का चेहरा देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी रह गई। कुछ यही हाल बूढ़ी अम्मा का भी था। अम्मा कुछ बोलने को हुई, लेकिन आवाज मुंह में रह गई और बोल नहीं सकी। इधर रमा जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माँ जी आप इस हालत में कैसे? क्या हुआ? घर में बाकी सब कैसे हैं? कहाँ हैं? रमा जी की बात सुनते ही अम्मा जी की आंखों से आंसू ढुलक गए। वह फूट फूट कर रोने लगी। वह बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं, रमा जी की सास कल्याणी जी थी। माँ जी आप यूं इस तरह कैसे? घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? कल्याणी जी जोरों से सिसकने लगी। क्या हुआ माँ जी, बताइए, आप क्यों रो रही हैं? बहू तुम्हारी बद्दुआ रंग लाई, सब तुम्हारी बद्दुआओं का फल है। तुम्हारे साथ जो हमने किया उसका फल भगवान ने मुझे जीते जी दे दिया। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? क्या हुआ, साफ साफ बताइए ना। क्या कहूँ बहू, और कितना कहूँ? सबने मुझे घर से निकाल फेंक दिया, कोई रखना ही नहीं चाहता। सही कहते हैं लोग, अपना किया धरा हमें इसे जन्म में भोगना पड़ता है। जिस बेटे बहू के लिए सब कुछ किया, सही गलत कुछ नहीं सोचा, उसी ने मिलकर मेरा ये हाल कर दिया। बोलते बोलते अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। रमा जी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, चुप हो जाइए माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इस तरह रोएंगी तो और बीमार पड़ जाएंगी। अम्मा चुप हो गई, परंतु हिचकियां बंद गई थी। वहीं रमा जी की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा हो गई। तस्वीर की भांति एक एक कर आंखों के सामने आने लगी। रमा जी की अभी नई नई शादी हुई थी। उनके पति श्याम बाबू सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। 3 जेठानी देवरानी में ये सबसे छोटी बहू थी और गरीब परिवार से आई थी। बाकी इनकी दोनों जेठानी काफी अमीर परिवार से थी। तो सास इस बात के लिए हमेशा ताना देती कि पता नहीं किस गरीब फकीर खानदान से आ गई हैं। रमा जी कभी अपनी सास की बातों को दिल पर नहीं लेती थी, तो दोनों जेठानी सास को सह देने लगती और तब तीनों मिलकर खूब रमा जी को खरी खोटी सुनाती। कभी तीज त्योहार में दोनों जेठानी के मायके से खूब सारा सामान आता, तो वहीं शर्मा जी के मायके से थोड़ा बहुत आता, कभी नहीं भी आता, तो इस बात के लिए भी उसे खूब सुनाया जाता। कितनी बार रमा जी विरोध करना चाहती, पर पति मना कर देते कि माँ के सामने मत बोलो, और रमा जी मन महसूस कर रह जाती। उसे याद है जब पहली बेटी हुई तो सासू माँ ने कैसे मुंह बना लिया। पोते का इंतजार कर रही थी, पोती हो गई, अरे इसे तो मायके का लक्षण लग गया, इस पर तो माँ की परछाई पड़ गई। मेरे खानदान में तो सबको पहले बेटा ही होता है, यहाँ तक कि जानवर को भी, और इसे बेटी हो गई। तब रमा जी को खूब रोना आया, लेकिन फिर वह भी सहन कर लिया। परंतु जब दूसरी बेटी हुई तब तो मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। कल्याणी जी उनके खाने पीने में दिक्कत तो करती ही, ऊपर से बेटे को भड़काने लगी, इस बहू से पोता नहीं होगा मुझे, तुम दूसरी शादी कर लो। अब तो जेठानी भी ताना मारने लगी कि तुम्हें बेटा नहीं है, तुमने तो अपने पति को बेटियों के कर्ज तले दबा दिया है। रमा जी कभी अपने पति से ये सब बातें कहती तो हंसकर कहते, जिसे जो कहना है कहने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो और क्या चाहिए। तब रमा जी खुश हो जाती और धीरज धर लेती। अब दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि अब बच्चा नहीं करेंगे, 2 बेटी काफी हैं, लेकिन ससुराल वालों के साथ मायके वालों का भी दबाव पड़ा तो उन्होंने तीसरा बच्चा कर लिया, और भगवान को यही मंजूर था, तीसरी भी बेटी हो गई। अब तो सासू माँ ने बच्चा सहित उसे घर से निकाल मायके भेज दिया। तो कुलछनी है, अभागी है, खाली बेटी जनेगी तो मेरे बेटे का वंश कैसे बढ़ेगा, खानदान कैसे बढ़ेगा, जा तू निकल जा, और अपने बेटे पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालने लगी। तब भी बेटा मुस्कुरा कर रह जाता। क्या हो गया माँ, बेटा और बेटी में आजकल कोई फर्क नहीं है। लेकिन माँ कहाँ समझती, उन्हें तो पोता चाहिए, रात दिन रट लगाए बैठी रहती। कहते हैं ना, घर में रोज की कलह एक दिन लग ही जाती है। वही हुआ। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। रमा जी के पति काम से बाहर गए थे। घर लौटते समय बारिश की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। रमा जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पति की सरकारी नौकरी थी तो
अनुकंपा पर उन्हें शिक्षक की नौकरी मिल गई, परंतु ससुराल वाले चाहते थे कि यह नौकरी उनके दोनों जेठ में से किसी को मिले। पर रमा जी ने जिद करके कहा कि मुझे 3 बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करूंगी, इसीलिए नौकरी में ही करूंगी, और जिद करके नौकरी कर ली। इस गुस्से में दोनों जेठ जिठानी ने सास को खूब चढ़ाया, उल्टा सीधा सिखाया और रमा जी को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। रमा जी रोती बिलखती रह गई। मैं 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मायके में भी कोई आसरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं तो रहने के लिए एक कमरा ही दे दीजिए। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी, वह रोती बिलखती रह गई। उनके आंस देखकर भी कल्याणी जी का दिल नहीं पिघला। तब रमा जी ने कल्याणी जी के पैर पकड़ लिए। माँ जी, आप तो मेरी सास हैं, बच्चों की दादी हैं, कम से कम आप तो समझिए, मैं अकेली औरत 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे बाकी संपत्ति में कोई हिस्सा मत दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, बस रहने को एक छत दे दीजिए, मैं उसमें रह जाऊंगी, तीनों बच्चों का पालन कर लूंगी। तब सासू माँ लात से धक्का मारते हुए बोली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब किस हक से यहाँ रहेगी? फिर तुम बेटियों की माँ हो तो तुम्हारा कैसा हिस्सा? कोई हिस्सा नहीं होगा, जहाँ मन होता है वहाँ जा। अगर नहीं संभाल सकती तो इतनी बेटी पैदा क्यों किया? जा कहीं फेंक दे, मार दे। जब कोई रखने को तैयार नहीं हुआ तो रमा जी तीनों बेटियों के साथ घर से निकल गई। जमीन जायदाद और छत तो दूर, किसी ने एक समय का खाना बनाने के लिए अनाज तक नहीं दिया। तीनों बच्चों के साथ घर तो छोड़ दिया, पर अब आगे क्या? रमा जी को समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं और कहां जाऊं? बहुत परेशान हो गई। उन्हें परेशान देख उनके स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब रोती हुई उन्होंने सारी बातें बता दी। सुनकर उनका भी कलेजा पसीज गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप कुछ दिनों तक स्कूल में ही रह जाइए, जब घर की व्यवस्था हो जाए तब आप यहाँ से चली जाइएगा। तब रमा जी तीनों बेटियों को लेकर उसी स्कूल में रहने लगी जिसमें वह पढ़ाती थी। इसी बीच छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई और जब डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला उसके पैर में पोलियो हो गया है। काफी इलाज कराया, आराम तो हुआ, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, जिस वजह से वह ठीक से चल नहीं पाती हैं। स्कूल में वह अच्छे से रहने लगी, लेकिन ये बात बाकी लोगों और शिक्षकों को पसंद नहीं आई। वह रमा जी और प्रधानाध्यापक को लेकर खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक बनाने लगे। उस दिन समझ में आया, सिर्फ औरत ही औरत की दुश्मन नहीं होती, मर्द भी बड़े दुश्मन होते हैं। अपने चरित्र पर उंगली उठते हुए देखा तो उन्होंने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ले ली और उसमें रहने लगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने घर का सामान जुटाया और जमीन लेकर घर बनाया। तीनों बेटियां काफी होशियार, समझदार और पढ़ने में तेज तर्रार थी। पढ़ाई पूरी होते ही रमा जी की दोनों बड़ी बेटियों की शादी बिना किसी दहेज के हो गई, लेकिन छोटी बेटी पोलियो की वजह से दिव्यांग थी, इसीलिए अब रमा जी को बहुत चिंता होने लगी कि इसकी शादी कैसे होगी। तब तन्वी ने कहा, माँ आप मेरी शादी की चिंता मत करो, मुझे पढ़ने दो, मुझे डॉक्टर बनना है, पहले पढ़ाई कर लूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, फिर शादी के बारे में देखूंगी। बेटे की बात सुनकर रमा जी बोली, मैं प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हूँ, कहाँ से इतना पैसा लाऊंगी जो तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई करा दूं? लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रह। वही हुआ। काफी हद तक मदद बड़ी बेटियों और उनके दामाद ने की थी और बाकी मेडिकल कॉलेज में उसकी फीस माफ हो गई। जो प्रोफेसर उसे पढ़ाते थे उन्होंने बिना फीस लिए ही तन्वी को पढ़ाया। रमा जी ने कई बार पूछा भी फीस के बारे में, तब वह प्रोफेसर कहते, तन्वी बिटिया को डॉक्टर बनने दीजिए, फिर सारी फीस उसी से ले लूंगा मैं। तन्वी ने भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और आज वह एक सफल डॉक्टर बन गई। इधर रमा जी भी पिछली बीती सब बातें भूलकर अपने बच्चों में घुल मिल गई। अब वह ससुराल और सास की बातें याद नहीं करती थी। उन्हें वापस परिवार के लोगों ने कभी नहीं बुलाया और ना ही रमा जी कभी गई। लेकिन तन्वी ने जब कल से बूढ़ी अम्मा का नाम लिया, तभी से रमा जी का मन विचलित हो रहा था कि आखिर कौन है वह अम्मा? क्या अम्मा सच कह रही है? क्या दोनों बेटे बहू ने उन्हें सच में घर से निकाल दिया? ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी तब जब ये इतनी बुजुर्ग हो चुकी है? क्या सोच रही हो बहू? मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? कल्याणी जी की बात सुनकर रमा जी वर्तमान में लौट आई। नहीं अम्मा, मैं सुन रही हूँ और विश्वास भी हो रहा है, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या बताऊं बहू, तुम्हारे घर से जाने के बाद कुछ दिन तक सब ठीक ठाक रहा, फिर दोनों भाई आपस में बंटवारा करने के लिए झगड़ा करने लगे। मैं जब उन दोनों को समझाने लगी तब वह दोनों मुझसे लड़ने लगे। अंत में मैंने सारी संपत्ति को दोनों भाइयों में बराबर बंटवारा कर दिया। जब मैं अपने लिए हिस्सा रखने लगी तो दोनों ने कहा, आप हमारे साथ रहना तो अलग हिस्सा लेने की क्या जरूरत है? मैं भी सहमत हो गई उसकी बातों से, पर बाद में दोनों बहुएं झगड़ा करने लगी कि मैं किसके साथ रहूं। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। माँ को तुम रखो तो तुम रखो,
फिर 6-6 महीने करके दोनों मुझे रखने को तैयार हो गए। मैं जिसके साथ रहती वो बहू मुझसे नौकरों की तरह व्यवहार करती, घर का सारा काम करवाती और खाना माप कर देती, वह भी समय से नहीं। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक सारा काम करती रही, पर जब समय से खाना ना मिले तो आखिर शरीर कब तक चलेगा, कब तक साथ दे सकता है। तो मैं भी दिन पर दिन कमजोर और बीमार होती चली गई। फिर तो दोनों बेटे बहू में से कोई भी मुझे मुड़कर देखना तक नहीं चाहता था। खाना पीना और इलाज तो बहुत दूर की बात है। मुझे इस तरह देखकर जब कभी उन दोनों के बच्चे बोलते कि माँ दादी को खाना दे दो, तब दोनों बहुएं थुनक कर बोलती, पता नहीं बूढ़ी कब मरेगी। इतना ही नहीं, वह रोज मुझे कोसने लगी, घर से निकल जाने को और कहीं भी डूब मरने को कहने लगी। मुझे देखते ही तो उनके माथे में त्योड़ियां पड़ जाती थी। ये सब सुनकर जब नहीं बर्दाश्त हुआ तब मैं घर से निकलकर मंदिर में रहने लगी। किसी ने एक बार भी नहीं बुलाया, लेकिन हाँ, बहू को ये याद रहा कि मेरे हाथ में 4 सोने की चूड़ियां हैं। बस वही चूड़ियों के लिए उसने मुझे फिर से घर बुलाया और बोलकर कल्याणी जी फूट फूट कर रोने लगी। रमा जी ने उन्हें पकड़ लिया और आंसू पोंछने लगी। अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? और उस रात आप कहाँ जा रही थी? कल्याणी जी चुप हो गई। बताइए ना अम्मा, आप कहाँ जा रही थी? उस रात इतनी तेज बारिश में नदी में डूबने जा रही थी। सुनकर रमा जी को मानो चक्कर सा आ गया। वह परेशान सी हो गई। माँ, आप यह क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ बहू। दोनों बहुओं ने सब कुछ छीन लिया। हाथ में बस सोने की 4 चूड़ियां थी। उसी पर दोनों की नजर थी कि कब मैं मर जाऊं और सोने की चूड़ियां दोनों के हाथ लग जाएं। लेकिन जब मैंने नहीं दिया तो इसी गुस्से में पिछले 4 दिनों से दोनों ने मुझे कुछ खाना नहीं दिया। पानी पीकर मैं कब तक जीवित रहती। जब नहीं बर्दाश्त हुआ तब उस तेज बरसात में मैं घर से निकल गई। लेकिन देखो, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया और मेरी पोती को भेज दिया। उसने मुझे बचा लिया। बहू, मैंने जिस पोती को इतना दुख दिया, इतनी बद्दुआ दी, आज उसी पोती ने मेरी जान बचा ली। जिसके लिए इतना पाप किया, इतना सब किया, उसने तो पलट कर देखा तक नहीं कि मैं मर गई या जिंदा हूँ। बहू, तुम मुझे मत रखना, मुझे जाने दो। मैं अब ठीक हूँ। मैं कहीं काम करके अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्यों नहीं रहेंगी? क्या कमी है यहाँ पर? और कहाँ जाएंगे अब? बात किसी कमी की नहीं है बहू, लेकिन किस मुंह से रहूं? इसी मुंह से तुझे मैंने कितनी गालियां दी, कितना अपशब्द कहा, कितनी बद्दुआएं दी। इसीलिए नहीं रह सकती। शर्म आ रही है मुझे। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है दादी। आप मेरी दादी हैं और आप यहाँ से कहीं नहीं जा रही हैं। ये मैं बोल रही हूँ। पीछे से आते हुए तन्वी ने कहा। दादी सब सुनते ही कल्याणी जी फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें पता चल गया मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी दादी हूँ। हाँ दादी, मैंने सब बातें सुन ली हैं। और हाँ, पहले जो कुछ भी हुआ मैंने नहीं देखा, लेकिन आज जो सामने मेरी दादी बैठी है वह बहुत अच्छी है और मुझे दादी की ज़रूरत है। मैं वर्षों से माँ के साथ रह रहकर बोर हो गई हूँ। मैंने कितनी बार माँ से पूछा मेरे दादा दादी कहाँ हैं, लेकिन माँ ने कभी कुछ बताया ही नहीं। अब जब आप यहाँ आ गई हैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। आप हमारे साथ यहीं रहेंगी, समझी? अगर नहीं समझेंगी, जिद करेंगी तो आप जानती हैं ना, मैं डॉक्टर हूँ, मोटे मोटे इंजेक्शन लगा दूंगी। सुनकर दादी हंसते हंसते रो पड़ी। पोती तन्वी की बात सुनकर कल्याणी जी रोते रोते हंस पड़ी और तन्वी को गले से लगाते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची, माफ कर दे अपनी दादी को। मैं तो यहाँ तुम लोग के साथ रहने के लायक नहीं हूँ, लेकिन तू बोल रही है तो मैं रहूंगी। लेकिन अब मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं है, पर हाँ, ये सोने की 4 चूड़ियां हैं, तुम रख लो बेटा, और जितना आशीर्वाद होगा मैं सब तेरे लिए करूंगी। दादी, एक बात कहूँ, आपके दी हुई एक भी बद्दुआ हमें नहीं लगी, वह तो दुआ में बदल गई। देखो तो मैं कितनी खुश हूँ, और पता है आपको मैं कितनी बड़ी डॉक्टर हो गई हूँ। तो ये चूड़ियाँ अभी आप ही पहनिए, और हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है। हाँ मेरी बच्ची, तुम बहुत बड़ी डॉक्टर है और बड़ी बन जा, दुनिया के सबसे बड़ी डॉक्टर बन जा, खूब नाम कमा, माँ बाप का खूब नाम रोशन कर। तुम्हें मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। सुनकर तन्वी दादी से लिपट गई और माँ को इशारा किया तो रमा जी भी पुरानी सारी बातें भूलकर सास के गले से लिपट गई। तभी पीछे से आवाज आई, तन्वी बिटिया, मेरा फीस कहाँ है? याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगी, कमाने लगोगी, तब तुमसे फीस ले लूंगा मैं। तो याद भी है कि भूल गई? सबने पीछे मुड़कर देखा तो वही प्रोफेसर साहब थे जिन्होंने तन्वी को बिना फीस लिए पढ़ाया था। रमा जी और तन्वी उठकर खड़ी हो गई और बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। सर, आप यहाँ आइए, बैठिए ना। मैं बैठूंगा जरूर, पर मुझे मेरी फीस पहले दोगे कि नहीं, ये जवाब दो। जी सर, आपको जो फीस बनती है वह मैं सब देने को तैयार हूँ। बताइए क्या फीस है आपकी? रमा जी ने कहा।
पक्का रमा जी, आपके दया से बिटिया डॉक्टर बन गई है, अच्छा कमा रही है, तो क्यों नहीं दूंगी फीस। बताइए तो आपकी फीस क्या है। मेरी फीस ये है कि मैं चाहता हूँ तन्वी बिटिया मेरे घर की बहू बन जाए। मेरा एक बेटा डॉक्टर है, मैं उसके लिए आपसे तन्वी का हाथ मांगने आया हूँ। सुनकर तन्वी शर्मा कर घर के अंदर चली गई। वहीं रमा जी की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। सर, मैं नहीं जानती कि आपका आभार किस तरह व्यक्त करूं। मेरी सारी चिंता दूर कर दी आपने। लेकिन क्या रमा जी, मेरी बेटी दिव्यांग है। क्या आपका बेटा। रमा जी अभी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही प्रोफेसर साहब ने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं। मुझे और मेरे बेटे दोनों को तन्वी बहुत पसंद है और हमें तन्वी बिटिया के दिव्यांग होने से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी हाँ हो तो हम पंडित जी से मिलकर जल्दी सगाई और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। रमा जी ने भी हंसते हुए कहा, जी सर बिल्कुल, और शुभ काम में देरी कैसी। रमा जी, अब आप मुझे प्रोफेसर साहब नहीं समधी जी बोलिए। सुनकर सब हंसने लगे। तभी तन्वी अंदर से चाय नाश्ता लेकर आई। उसने सबके पैर छुए, दादी का भी आशीर्वाद लिया। अगले ही दिन पंडित जी आए, सगाई और शादी के शुभ मुहूर्त निकाल दिया। 1 महीने बाद ही शुभ मुहूर्त निकला। बड़े धूमधाम से तन्वी का विवाह हुआ। वह ससुराल चली गई, लेकिन जाते जाते उसने डॉक्टर पति से कहा कि मेरी माँ का हम बहनों के अलावा कोई नहीं है और मैं चाहती हूँ कि अपने ससुराल और सास ससुर के साथ मैं माँ का भी ख्याल रखूं। और अब तो बूढ़ी दादी भी है तो उनकी भी देखभाल करनी होगी। पति ने हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, हमारी माँ और हमारी दादी। एक बात और, तुम अकेले नहीं, हम मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। सुनकर तन्वी खुशी से पति के गले से लग गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।